हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से आपकी सेवा में पुनः मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो में हम पूरा समाज को कवर कर लेंगे। ठीक है, समाज की वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि समाज के ये सारे प्रश्न जो कि आपके परीक्षा एग्जाम में बनते हैं उस एग्जाम को हम देखेंगे कि कैसे वहाँ पर समाज पूछे जाते हैं और ट्रिक के माध्यम से हम समाज निकालते कैसे हैं या सीखते कैसे हैं। सबको आज की वीडियो के माध्यम से हम समाज के सारे पॉइंट जो आपके 6 समाज को हम कवर करेंगे और ध्यान रखेंगे आज की वीडियो के माध्यम से आपका समाज का सारा जो आपका कंफ्यूजन है दूर होने वाला है। ठीक है, तो आज का आपसे केवल एक विनम्र निवेदन रहेगा कि पूरा वीडियो को आप खत्म कर लीजिएगा और समाज संबंधी सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने में सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि जो देखेंगे आप लोग समास होता क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि समास की यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, परिभाषा देखिए। समास की परिभाषा क्या होती है, तो समास की परिभाषा ये होती है ना कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन सार्थक शब्द को क्या बोलते हैं दोस्तों, समास बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या बोलेंगे दोस्तों, समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे। याद रखेंगे समास में कितने पद होते हैं। अगर कोई ये पूछे कि समास में पदों की संख्या कितनी होती है, तो समास में 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, एक क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद, और एक होता है आपका उत्तर पद। क्या होता है, उत्तर पद। याद रखेंगे सबसे पहले मैंने बताया कि 2 या 2 से अधिक पद मिलकर समास बनाएंगे और इसमें 2 पद होंगे। पहला आपका पूर्व पद कहलाएगा और सेकंड नंबर का उत्तर पद कहलाएगा। इसी को अलग फार्म में कहीं लिख देता है कि किसी को मुख्य पद बोलते हैं और किसी को गौड़ पद बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान देते रहेंगे, एक होगा पूर्व, एक होगा उत्तर, या एक होगा मुख्य या एक होगा गौड़, दोनों को ध्यान देखेंगे। अब देखिए आपको ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं दोस्तों कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रखेंगे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे देखेंगे आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक समास है जिस समास का नाम है, याद रखेंगे समास का नाम नहीं, उसका हम पहले परिभाषा आपको दिखा दें। एक शब्द है जिसका नाम है प्रतिदिन, और इसको जब आप लोग तोड़ेंगे तो प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन या हर दिन। इसको ऐसे भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा, हर दिन। इसका भाव यही होता है, अर्थ यही होता है। प्रत्येक दिन का, प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन, मतलब हर रोज, हर दिन। याद रखेंगे तो यही है दोस्तों कि हर दिन में कौन सा, इसको जब संक्षिप्त रूप में लिख लेंगे, हर दिन या रोज रोज को या प्रत्येक दिन को क्या लिखेंगे, प्रतिदिन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रतिदिन बोलेंगे। और प्रतिदिन में कौन सा समास होगा वो तो हम बात की बात देखेंगे, लेकिन यही कह रहा है दोस्तों कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संक्षेपीकरण होता है। जब हम किसी लंबे शब्द को एक छोटे संक्षेप में लिख देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समास का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं दोस्तों, तो समास का नाम दे देते हैं। तो इस अनुसार आप नहीं भूलेंगे कि समास का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। इसको आप ध्यान रखेंगे, संक्षेप में किसी बड़े वर्ड को संक्षेप में लिखना ही समास कहलाता है, या इसी को इसका अर्थ बोलते हैं, जिसको बोलते हैं संक्षेपीकरण। आशा करते हैं अभी चीजों को सीख गए होंगे। अब देखिए कई बार ये प्रश्न बनाए कि समास का विलोम शब्द क्या होता है। सबसे पहले आप सब चीजों को बताएंगे, मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जिससे आपका कंफ्यूजन दूर ना हो। ठीक है, तो पूरा अंत तक आप वीडियो देखेंगे। समास का विलोम शब्द क्या होगा आपको यही बताना है। तो समास का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समास का विलोम शब्द व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है, और इसका शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण होता है। दोनों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और समास के मुख्य रूप से 2 पद होते हैं, पहले ही आपको बता दिए हैं। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। ठीक, पूर्व पद को पहला पद भी बोलते हैं और जो सेकंड वाला उत्तर पद होता है इसको दूसरा पद। पूर्व पद पहला पद या उसी को दूसरे, पूर्व पद उत्तर पद या पहला पद दूसरा पद, या इसी को बोलते हैं मुख्य पद या गौड़ पद। याद रखेंगे, तीनों फार्म आपको बता दिए, जैसा पूछे आप वैसा कंफर्म करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है दोस्तों कि समास का विलोम शब्द, अभी बताएं दोस्तों समास का विलोम शब्द क्या होता है। आपको पता है समास का विलोम शब्द क्या होता है, व्यास होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए आप सेकंड नंबर पे बता भी दिया हूँ कि जो समास का विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, तो व्यास होता है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखेंगे। अब चलिए इसी क्रम में हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें मिलेगी कि समास के प्रकार कितने होते हैं। सबसे तो बड़ी बात यही है ना कि समास के प्रकार को देखें। समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन समास हैं? तो अव्ययी भाव समास, आपका तत्पुरुष समास, आपका कर्मधारय समास, आपका द्विगु समास, आपका द्वंद्व समास और आपका बहुब्रीहि समास। ये सभी समास के प्रकार होते हैं। ठीक है, सबको आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले आप लोग इसको कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अव्ययी भाव समास तो आप लोग जानते ही हैं, अब तत्पुरुष समास आप जानते ही हैं, लेकिन बहुत से बुकों में तत्पुरुष समास का भेद बता दिया है। किसको? कर्मधारय समास को, और किसको दोस्तों? तो द्विगु समास को। तो इस प्रकार आपका एक समास ए हो गया, एक समास ए हो गया 2 नंबर, और एक समास आपका ए हो गया 3 नंबर, और एक समास ए हो गया 4 नंबर। तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि समास के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन याद रखेंगे, अब मैं पहले तो बहुत से एग्जाम को कंडक्ट कराने में समास के प्रकारों में 4 तो मैं देखा हूं, लेकिन याद रखेंगे आप 4 नहीं याद रखेंगे। इस समास के प्रकार में अब कितना याद रखेंगे दोस्तों? 6 याद रखेंगे। इसलिए मैं चीज़ों को बता दे रहा हूं कि आपके अंदर से कंफ्यूजन दूर हो। ठीक ना, याद रखेंगे 6 ही। अगर ऑप्शन में 4 और 6 दोनों दिया है ना, तब आप क्या मारेंगे? 6 ही मारेंगे। अगर 6 नहीं दिया है तब आप 4 को मारेंगे। इस बात को याद रखना दोस्तों, इस कंफ्यूजन को मन से आज ही निकाल दीजिए। समास पूरे 6 प्रकार के होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न अब बन जाता है दोस्तों कि समास के प्रकार कितने होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है, अभी बताया दोस्तों समास कितने प्रकार के? तो 6 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं किस समास में किस पद की प्रधानता पाई जाती है। इस पर प्रश्न बनता है दोस्तों, याद रखेंगे। अब प्रधानता का मतलब ये हुआ ना कि किस समास में पूर्व पद की प्रधानता और किस समास में उत्तर पद की प्रधानता, यही ध्यान रखेंगे। पूर्व पद की प्रधानता किस में पाया जाएगा और किस में दोस्तों पाया जाएगा? उत्तर पद की प्रधानता, यही बताना है दोस्तों। आपको पता है कि समास कितने प्रकार के? 6। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। आपको मैं बारीकी से बता दूं, अभी मैं सबको अलग अलग तरीके से भी बताऊंगा, लेकिन यहां पे देखेंगे अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता पाई जाती है। किसकी दोस्तों? पूर्व पद की। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता, और कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता, द्विगु समास में उत्तर पद की प्रधानता। यहां पे देखेंगे इन तीनों में क्या पाई जाती है? उत्तर पद की प्रधानता पाई जाती है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें कोई पद प्रधान नहीं होते हैं। ये जो होता है ना दोस्तों, दोनों पद अप्रधान होते हैं। ये दोनों पद जो होते हैं ना, वो तीसरे को डिनोट करते हैं। इसमें तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती है। याद रखेंगे, तीसरा पद इसमें क्या होता है दोस्तों? प्रधान होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम सबको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे प्रश्न एक बन जा रहा है कि जिसमें से कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास कि बहुब्रीहि समास। अभी आप सभी समास को ध्यान से देखेंगे। मैं केवल जो चीज़ें बता रहा हूँ उसी पर जो डिपेंडिंग प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उस प्रश्न को आपको बता रहा हूँ। तो जो वह कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, वह कौन सा समास है आपको बताइए। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया है कि जो कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद आपका अप्रधान होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। जो आप 6 नंबर देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे, आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इसको बोलेंगे हम बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा, सभी चीज़ों को बताऊंगा, ध्यान से आप देखेंगे, लेकिन प्रश्न को देखते रहिए कि कैसे कैसे प्रश्न कहाँ से बन जा रहा है। ठीक ना, सभी को ध्यान से देते रहे। ऐसा तो मेरा कोई भाई बहन नहीं होगा कि जो समास को न जानता हो। मैं समास के उस गहराइयों तक जाएंगे ना कि जहां से प्रश्न बनते हैं, कैसे ट्रिक के माध्यम से हम पहचानेंगे, सब चीजों को आज के वीडियो में हम खत्म करेंगे। ठीक है, केवल आपसे मेरा एक छोटा सा विनम्र निवेदन है दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में आप जो हमें प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं उसी को आप दे दीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक। आप लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके अपने इस परिवार का हिस्सा नहीं बन पाए हैं दोस्तों, इस परिवार से जुड़ नहीं पाए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और चलिए अगला सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? आपको यही बताना है दोस्तों।
तो जिस समास में दूसरा पद का मतलब होता है उत्तर पद। क्या होता है दोस्तों? उत्तर पद। अगर दूसरा पद का है तो आप इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पद बोलेंगे। तो जिसमें उत्तर पद प्रधान है उसे क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, आपको पता है। तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक। द्वंद्व समास में इसमें जो होता है दोनों पद की प्रधानता पाई जाती है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। तो आपका उत्तर पद की प्रधानता किसमें पाई जाती है? तो तत्पुरुष समास में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका सब कहां से प्रश्न बन जा रहा है? तो यहीं से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता, तत्पुरुष में उत्तर पद की, कर्मधारय में उत्तर पद की, द्विगु समास में उत्तर पद की, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान। ऐसे देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि जिसमें पहला शब्द विशेषण हो तथा दूसरा शब्द विशेष्य हो उसमें कौन सा समास होता है। देखिए एक बार ये प्रश्न ऐसा बना है तो मैं इसको बताऊंगा, जब आप लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा कि जो आपका कर्मधारय समास होता है ना, इसमें जो होते हैं ना विशेषण और विशेष्य पाए जाते हैं। इसमें जो होता है काला, गोरा, रंग, रूप, वेशभूषा आधार पर विशेषण और विशेष्य के रूपों में छांटते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं अभी सभी चीजों को बताऊंगा, लेकिन आप देखते रहिए कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आपको बताया ना दोस्तों कि जो आपका द्वंद्व समास होता है ना, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी आप सीख भी जाएंगे, केवल आप उस वाले पॉइंट से देखेंगे। ये प्रश्न को मुझे दिखाने का ही मतलब है ना कि देखिए बस ये प्रधान से प्रश्न पूछ रहा है कि किसमें उत्तर पद प्रधान, किसमें पूर्व पद प्रधान, किसमें कौन सा पद प्रधान। तो इस तरह आप बताएंगे, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने आपको क्या बताया, आपको पता है ना कि समास का संक्षिप्त रूप या संक्षेपीकरण, समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ जो होता है उसको बोलते हैं संक्षेपीकरण या संक्षेप होता है। आपको पता है समास का विलोम शब्द क्या होता है? तो व्यास होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें आपको मैंने बताया ना कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया तत्पुरुष समास में आपका सेकंड पद प्रधान होता है, ठीक है। आपको बताया कि द्विगु समास में जो होता है सेकंड पद प्रधान होता है, कर्मधारय में सेकंड पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। सब चीजों को आपको याद करना है दोस्तों। ये सब चीजें याद कर लेंगे ना तो आपके लिए आरामदायक हो जाएंगे समास को पहचानना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 6 को देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं या अव्ययी भाव समास क्या होता है। सब हम समासों को देखेंगे। आपके वीडियो में 6 समास को हम कवर करेंगे। और आपसे मैं पहले बता दूं दोस्तों, अब ये वीडियो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि जो आपका 6 समास होते हैं तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, आपका द्विगु समास, द्वंद्व समास, इस क्रम में हम नहीं देखेंगे दोस्तों। अव्ययी भाव समास के बाद आपका तत्पुरुष समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको सारे समास मैं बताऊंगा, लेकिन अपने क्रम आपको ऐसा समास तरीके से बताएं कि आपको सीखने में मदद मिले, इसलिए मैं इसको आगे पीछे करके पढ़ाया हूं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसका पहला पद, याद रखेंगे पहला पद या जिसको बोलते हैं पूर्व पद प्रधान होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनना है। आप लोग देखे भी है कि जिसका पहला पद प्रधान है उसे हम क्या बोलते हैं? तो अव्ययी भाव समास बोलते हैं। इसमें पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, पहली बात। ये इसका जो परिभाषा इसको याद रखेंगे। और सेकंड नंबर बात याद रखेंगे कि इस समास में पहला पद अव्यय होता है, अव्यय या उपसर्ग होता है। आपको उपसर्ग भी पता है, ठीक ना। उपसर्ग जो होते हैं ना मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो इस समास में पहला पद क्या होता है दोस्तों? प्रधान होता है। और इस समास में पहला पद अव्यय होता है या क्या होता है दोस्तों? उपसर्ग होता है। ये सब चीजों को आप ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको आगे ले चलते हैं। जो 3rd नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि अव्ययी भाव समास में आमतौर पे आ और इसके बाद आपका यथा, आपका भर, आपका प्रति, आपका हर, अनु, बे जैसे अव्यय या क्या आते हैं दोस्तों? उपसर्ग आते हैं। ये उपसर्ग आते हैं। ये उपसर्ग आपको मैंने एक जगह लिखने का मुख्य उद्देश्य यही था दोस्तों कि आपको मैं कह दूं कि इसके आगे उपसर्ग लगते हैं, पहला पद प्रधान होता है या पहला पद अव्यय होता है, तो आप इसको कैसे छांट पाएंगे? तो आपको बता दें आपका 90% जो प्रश्न है ना दोस्तों यही उपसर्ग लगकर बनते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि जो सबसे ज्यादा उपसर्ग से बने प्रश्न है ना, इनको एक जगह आपको दिखा दूं कि आपके माइंड में ये चीजें सेट हो जाए, ठीक है। तो याद रखना। अब चलिए मैं उदाहरण
आपको बता रहा हूँ, आपसे कोई पूछे यथाशक्ति में कौन सा आपका समास होगा, तो आपको पता है कि यथाशक्ति जो होती है ना, इसका जो संधि विच्छेद होता है वह शक्ति के अनुसार होता है। मैं आपको ये सब चीज़ें रोक के बता रहा हूँ कि आपको कभी समास पूछे तो आपको क्या करना है, जब समास पूछे तो उसका आप लोग क्या करेंगे, उसका समास विग्रह करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, उसका आप लोग क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। और जब दोस्तों समास विग्रह करेंगे तभी आपको चीजें मिल पाएंगी। ठीक है, अब देखिए, समास विग्रह करिए या संधि विच्छेद कर दीजिए उस समासिक पद का। क्या कर देंगे दोस्तों, संधि विच्छेद कर देंगे। आप देखेंगे, अब देखिए, यथाशक्ति को जब आप संधि विच्छेद या तोड़ेंगे तो यथा धन शक्ति में टूटेगा। आपको पता है यथा क्या है दोस्तों, यथा आपका उपसर्ग है। क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। आपको यहां मैंने लिखकर भी बताया यथा क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। आपको पता होगा जब उपसर्ग मिला तो आपका क्या होगा, इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब देखिए, प्रतिदिन, दिन जो है मूल शब्द है, प्रतिधन के दिन में टूटेगा। और प्रति क्या है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्रति क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। इसलिए आप लोग याद रखेंगे। भर पेट, आपको भर मैंने इसमें लिखा है दोस्तों, जो भर पेट में भर शब्द है ना, यह जो पेट के सामने भर लगा, यह उपसर्ग लगा और इससे जो भर पेट बन जाए, इसका मूल शब्द जो बदल गया, इसमें क्या है, अव्ययी भाव समास है। आजीवन में, आधन जीवन में टूटेगा। जो आ क्या है दोस्तों, ये आपका उपसर्ग है। आमरण में आ क्या है दोस्तों, ये आपका उपसर्ग है। याद रखेंगे, ये चीजें आप लोग ध्यान से रखेंगे। अव्ययी भाव समास आपको पूछे, आप तुरंत इसको तोड़िएगा। तोड़ने के बाद अगर आपको जो आगे वाले शब्द आपको क्या मिलेंगे दोस्तों, आगे वाले शब्द, इसमें पहला पद पूर्व प्रधान हो और वो अव्यय हो या वो क्या हो दोस्तों, उपसर्ग हो, तो उसको आप क्या मानेंगे, अव्ययी भाव समास मानेंगे। आप एग्जाम्पल, उदाहरण को देखते रहेंगे, उदाहरण से ही आपको चीजें क्लियर होगी। चलिए, इसके आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। आपसे पूछ सकता है, पूछ नहीं सकता, किसी न किसी परीक्षा में पूछा है कि यथा रुचि में कौन सा समास होगा। आपको पता है कि यथा धन रुचि में टूटेगा। और यथा क्या है दोस्तों, आपका यथा क्या है, यथा आपका उपसर्ग है। क्या दोस्तों, उपसर्ग है। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं। और आपका क्या पूछा है दोस्तों, समास पूछा है। आपको पता है किस समास में उपसर्ग लगता है, तो आपका अव्ययी भाव समास में उपसर्ग लगता है। ये याद रखेंगे, अव्ययी भाव समास में क्या लगता है दोस्तों, अव्ययी भाव समास में आपका लगता है उपसर्ग। और आपका जो अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिदिन, आपको पता है कि प्रतिधन दिन में टूटेगा, जिसको प्रत्येक दिन बोलते हैं या हर रोज बोलते हैं। याद रखेंगे, प्रतिदिन को जब आप करेंगे, इसको जब आप लोग अर्थ इसका देखेंगे तो इसका मतलब होता है प्रत्येक दिन। और इसको तोड़ते हैं दोस्तों तो प्रतिधन के दिन में टूटता है। जब भी आपको देना समास तो आप उसको तुरंत तोड़िए, जो भी समास हो, तो आप तब उसके भाव को समझ पाएंगे। दिन के आगे प्रति लगा, और प्रति क्या है दोस्तों, ये प्रधान पद है। याद रखेंगे, दिन जो है ना, ये गौड़ पद है और ये प्रधान पद है। दिन तो आपका मुख्य पद है ही, मूल पद है ही, लेकिन उसमें जो प्रति शब्द लग रहा है ना, यह इसके प्रत्येक दिन को ला दे रहा है, इसलिए यह इसकी प्रधानता पाई जा रही है। किसकी, तो प्रति की। और इसमें क्या होगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका प्रति क्या है दोस्तों, ये उपसर्ग है, इसलिए इसको क्या मानेंगे, अव्ययी भाव समास मानेंगे। इसको ध्यान रखेंगे। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, यथा धन शक्ति में टूटेगा। और यथा क्या है दोस्तों, उपसर्ग है, इसलिए क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इस बात को याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं, आगे देखते हैं। यथोचित, याद रखेंगे, यथोचित में भी आपका जो आगे दिखा है ना दोस्तों, वो आपका क्या है, ये आपका उपसर्ग है, तो इसलिए इसमें भी क्या होगा दोस्तों, इसमें भी आपका होगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखते रहिए कैसे समास पूछते हैं, अव्ययी भाव समास कैसे पूछ देता है। सारे समास के एग्जाम्पल ऐसे ऐसे मैं आपको लाया हूं। याद रखेंगे, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सभी चीज़ों का अभ्यास करेंगे और आज की वीडियो देखकर, तो याद रखेंगे आपका समाज से कोई भी चीज़ें नहीं भूलने वाले हैं। आपका यूपी टेट में 2 प्रश्न आपका समाज से बनता है। अगर 2 नहीं बनता तो 1 नंबर तो कंफर्म है दोस्तों, लेकिन कभी कभी 2, कभी कभी 1 ऐसे प्रश्न बने हैं। और जो आप लोग बहुत पिछले सालों में 2011, 13, 15 में देखेंगे तो उस समय तो 4-4, 5-5 प्रश्न आपके समाज से बनते थे। तो याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
उपकुल में कौन सा समास होगा, इसको तोड़ेंगे तो उपधन के कुल में टूटेगा। और आपको पता है कि उप क्या है दोस्तों, उप आपका क्या है बताएंगे दोस्तों। उप जो है ना आपका ये दोस्तों उपसर्ग है, और इसमें जब उपसर्ग आ गया तो उपसर्ग किस में आता है, तो अव्ययी भाव समास में आता है। इतना आप इसको पढ़ लीजिए ना कि आप भूल ना पाए। उपसर्ग किस में आता, अव्ययी भाव समास में आता। पहला पद किस में प्रधान होता, अव्ययी भाव समास में होता। पहला पद अव्यय किस में होता, तो अव्ययी भाव समास में होता। सब चीजें आप लोग याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, यथाशीघ्र। यथाशीघ्र में भी यथा जो है ना दोस्तों, वो आपका क्या है, वो आपका उपसर्ग है। और इसमें कौन सा समास होगा, तो आपका अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, भरपेट। याद रखेंगे पेट में जो आपका भर शब्द लग गया, ये क्या है दोस्तों, ये आपका उपसर्ग है। और याद रखेंगे पेट में आपका भर शब्द लग गया तो इसी जो कारण है भरपेट, अर्थात भरपेट भोजन की बात करा है। मतलब मूल शब्द में जो आपका उपसर्ग लगा इसके अर्थ को बदल दिया। और याद रखेंगे भर जो है ना, इस वाले प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समय क्या किस चीज का काम कर रहा है, तो उपसर्ग का काम कर रहा है। और उपसर्ग आपको पता है कहां लगते, पहला पद प्रधान कहां होता, तो ये होता है आपका अव्ययी भाव समास में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यथासंभव में भी आपका उपसर्ग लग रहा है, तो यहां भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे मैं तत्पुरुष को ना लिख के दोस्तों आपका दिगु को लिख दिया। अब आप दिगु समास को देखेंगे। आपको मैंने ऊपर दिखाया कि अव्ययी भाव समास में आपका कौन सा पद प्रधान होता था, तो अव्ययी भाव समास में आपका पहला पद प्रधान होता था। इसमें उपसर्ग लगता था, उपसर्ग से इसकी पहचान करते थे। इसमें पहला पद अव्यय होता था। ये सब चीज़ों आप लोगों ने देख लिया। कुछ उपसर्ग को आप ध्यान रखेंगे तो इस सब चीज़ों को हल कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ करने के लिए दोस्तों आपको अभ्यास की जरूरत है। और अभ्यास आपको कहाँ मिलेगा, मेरे आगामी वीडियो जब आपका सिलेबस पूर्ण हो जाएगा तो आपको हर रोज आपके हिंदी के 100, आपके ईवीएस के 100, आपके सारे जितने भी आपके लैंग्वेज के जो भी प्रश्न बनते हैं ना, चाहे आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका मैथ हो गया, आपका ईवीएस पर्यावरण अध्ययन हो गया, सबके प्रश्न आपको मिलेंगे। सब आपका कंटेंट आपको फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक करके अपना प्यार जता दीजिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा सेकंड नंबर का समास स्टार्ट होगा, द्विगु समास। मैं तत्पुरुष को नहीं बताऊंगा, कितने लोगों की कंप्लेन होगी, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जो तत्पुरुष समास होगी अभी मैं उसको बताऊंगा, अभी आप लोग उसको ध्यान देंगे। मैं बादों में उसको बताऊंगा, लास्ट में आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को ये सब चीजें ध्यान से जब देखेंगे, अभी मैं आपको मालूम चल जाएगा कि क्यों नहीं मैंने यहाँ पे तत्पुरुष समास को पहले बताया, क्यों मैं बाद में बता रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान देखें इसको। तो आपका अव्ययी भाव समास आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। अब द्विगु समास, द्विगु समास का मतलब है दोस्तों ना, याद रखेंगे द्विगु का मतलब दो से याद रखना। इसको कैसे आप याद रखेंगे, द्विगु का मतलब दो से याद रखना। और दो क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे संख्यावाची होता है। क्या होता है दोस्तों, संख्यावाची होता है, ये याद रखना। और मेरे कहने का मतलब ये है ना दोस्तों कि जो आपका द्विगु समास होता है ना, द्विगु समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है या वह समास जिसमें आपका, याद रखेंगे, वह समास जिसमें आपका सेकंड पद या उत्तर पद की प्रधानता पाई जाती हो। किसकी प्रधानता पाई जाती है दोस्तों, इसमें उत्तर पद की प्रधानता पाई जाती है। ये याद रखना, उत्तर पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। पहली पॉइंट आप लोग ये याद रखेंगे। और जो उत्तर पद प्रधान होता है, और ये बात याद रखना, इसमें जो प्रथम पद होता है ना, प्रथम पद होता है ना, यह संख्यावाची होता है। क्या होता है दोस्तों, संख्यावाची होता है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चीजों से 10 ऐसे चीजों से बातें आएंगी, ठीक है। तो इसी को संख्यावाची बोलेंगे। तो देखिए कह रहा है कि द्विगु समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप देखेंगे कि क्या पहला पद संख्यावाचक है। यदि हाँ तो वह द्विगु समास होगा। याद रखना, जहां कहीं भी संख्यावाची की बात आ जाए तो उसमें द्विगु समास होगा। अब देखो आपसे कह दे तिरंगा में कौन सा समास है, तो इसमें याद रखेंगे 3 रंगों का समूह या 3 रंग से संबंध यहाँ पे है दोस्तों। तिरंगा में 3 शब्द आ गया तो यह संख्यावाची है, तो इसमें आपका द्विगु समास। नवरात्र में 9 शब्द आ गया, इसमें आपका द्विगु समास। शताब्दी में 100 शब्द आ गया, यहाँ पे देखेंगे शताब्दी का मतलब 100 से होता है, 100 वर्षों का समूह से बोलते हैं, 100 की उत्पत्ति हो रही है, इसका अर्थ 100 के भाव में जा रहा है, तो इसमें आपका द्विगु समास। त्रिकोण में 3 कोण से संबंध में आ रहा है, 3 शब्द आ रहा है, द्विगु समास। नवरत्न में 9 शब्द की उत्पत्ति हो रही है, 9 अंक की उत्पत्ति हो रही है, 9 रत्नों का समूह, इसमें आपका द्विगु समास। अठन्नी में दोस्तों 8 शब्द से उत्पत्ति हो रही है, इसमें द्विगु समास। सतसई में 700 का समाहार, जैसे 700 की बातें कही गई है दोस्तों, तो इसमें आपका क्या होगा, द्विगु समास।
इस आधार पर मैं कह सकता हूं दोस्तों कि पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, और सेकंड पद की प्रधानता पाई जाएगी, वहां पे क्या होगा दोस्तों, द्विगु समास होगा। चलिए मैं इसके आधार पर कुछ आपको प्रश्न सॉल्व कराते हैं। यहाँ पे देखेंगे चौराहा, याद रखेंगे चार राह से संबंधित है दोस्तों। चौराहा में चार शब्द आ रहा है और चार राहों के समूह को चौराहा बोलते हैं। और आपको पता है ना दोस्तों, जहां पे पहला पद संख्यावाची हो और सेकंड पद क्या हो, प्रधान हो। जैसे आप लोग देख लो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये चीजें देखेंगे, यहाँ पे चौराहा में चार राह से है दोस्तों, याद रखेंगे चार राह का मतलब रास्ता से है। इसके अर्थ को और तोड़ ले रहे हैं दोस्तों। चार क्या है दोस्तों, संख्यावाची है, जिसमें आपको बोला भी है कि प्रथम पद क्या होना चाहिए, तो संख्यावाची होना चाहिए। मुझे प्रथम पद संख्यावाची मिल गया। और सेकंड पद क्या होते हैं दोस्तों, इसको उत्तर पद बोलते हैं, इसकी प्रधानता पाई जाती है या ये प्रधान होता है। इसमें प्रधान पद क्या है, तो रास्ता है, और चार क्या है, संख्यावाची है। तो जब आपको मिल गया कि पहला पद संख्यावाची और सेकंड पद की प्रधानता, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, वहां पे द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं। सप्तर्षि में कौन सा समास होगा, यही आपको बताना है दोस्तों। सप्तर्षि, याद रखेंगे, सप्तर्षि का मतलब होता है सात ऋषि। याद रखें, इसका अर्थ क्या आता है दोस्तों, सात ऋषियों से आता है। याद रखें, इसका अर्थ क्या आता है दोस्तों, तो सात ऋषियों से इसका मतलब आता है, या सात ऋषियों के समूह को सप्तर्षि बोलते हैं। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। सात आपका संख्यावाची और ऋषि आपका प्रधान पद, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, द्विगु समास होगा। इस तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचवटी, पंचवटी, पंच का मतलब पांच से है, और वटी का मतलब होता है पांच पेड़ों का समूह। याद रखेंगे, पांच पेड़ों का समूह। और आपको याद रखेंगे जो पंचवटी है, पंचवटी में आप इसका अर्थ मुख्य रूप से देखेंगे तो पंच का मतलब दोस्तों आपका पाँच हो जाएगा। याद रखेंगे, पाँच हो जाएगा। और इसके बाद वटी का मतलब क्या है दोस्तों, पेड़ से है, वो बगीचे से है। तो आप लोग इसको देखेंगे तो पाँच का मतलब संख्यावाची, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो वाटिका का मतलब होता है पेड़ से होता है, तो वट का मतलब पेड़ है। और यही क्या है दोस्तों, आपका प्रधान पद है, ये आपका उत्तर पद है, ये प्रधान है। तो आप लोगों को पता है पहला पद संख्यावाची और सेकंड पद की प्रधानता, यहाँ पे होगा आपका द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो या अंतिम पद प्रधान हो। आप लोग दोनों चीजों को याद रखेंगे, अंतिम पद संख्या या अंतिम पद की प्रधानता पाई जाती हो, वह कौन सा समास होता है, तो आपका द्विगु समास होता है। मैं अभी चीजों को, तब से मैं चीजों को बोल रहा हूं दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी दोस्तों, और आशा करते हैं कि आपका प्यार दुलार इस वीडियो पे मिलेगा जितना हर वीडियो पर मिलता है। और ये वीडियो आप लोगों के आशीर्वाद से ट्रेंड में जाएगी, क्योंकि इस वीडियो को मैं बहुत काफ़ी मेहनत से आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इस वीडियो को टाइप करना, इस वीडियो को प्रश्न को जुटाना, ये मेरे लिए थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड होता है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जरूर आप लाइक करिएगा, लाइक देकर अपना प्यार दिखाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और आपको मैं ऐसी ऐसी वीडियो, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीखने की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तिरंगा शब्द में समास क्या होगा, याद रखेंगे। तिरंगा का भाव देखेंगे तो तीन रंग से संबंधित है दोस्तों, तीन रंगों का समूह या तीन रंग से संबंध रखता है। तीन आपका संख्यावाची, रंग आपका प्रधान या उत्तर पद की प्रधानता, और आपको पता है जब उत्तर पद की प्रधानता, पहला पद संख्यावाची, आपका द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पंचवटी में द्विगु समास आपको बताए ही हैं। अब देखिए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का मतलब है तीन नेत्र से दोस्तों, और याद रखेंगे तीन आपका संख्यावाची और नेत्र आपका प्रधान पद, उत्तर पद प्रधान है, और इसको आपको इसमें क्या होगा, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं पंचानन, इसमें ध्यान रखेंगे जो चीजें है ना, पंचानन का मतलब होता है पांच मुख वाला। याद रखेंगे पांच मुख, याद रखेंगे पांच मुख, इसका अर्थ याद रखेंगे, पांच मुख से संबंध इसमें है दोस्तों। तो पांच आपका क्या हो गया, संख्यावाची, और मुख आपका उत्तर पद प्रधान हो गया, तो इसमें आपका द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे। सतसई, सतसई का मतलब होता है दोस्तों 700 समूह का संग्रह। आपको पता है दोस्तों 700 समूह का संग्रह, और आपको पता है सत का मतलब दोस्तों ये आपका संख्यावाची हो गए, और सई का मतलब हो गया दोस्तों ये आपका उत्तर पद प्रधान हो गया। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का मतलब होता है, अष्ट का मतलब 8 से होता है, और यहाँ पे अष्टाध्यायी का मतलब 8 अध्याय। याद रखेंगे, इसको मैं आपका
अर्थ के भाव में बता रहा हूं दोस्तों। तो 8 अध्याय वाला जो भाग होता है उसको अष्टाध्यायी बोलते हैं। और याद रखेंगे 8 आपका संख्यावाची और अध्याय आपका उत्तर पद है और प्रधान भी है। और जहाँ पे पहला पद आपका संख्यावाची और सेकंड पद या उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान हो, वहाँ पे आपका द्विगु समास ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौमासा में कौन सा समास होगा आपको पता है। मास का मतलब महीना से है, चौ का मतलब 4, ठीक ना। तो जो ये आपका द्विगु समास होगा ये भी आपको पता है। आगे देखते हैं द्वंद्व समास देखेंगे। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें है ना एक एक जगह पे बता दूं। आपको मैंने बताया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद जो अव्यय था, पहला पद प्रधान था, पहला पद उपसर्ग था। तो पहला पद आपका उपसर्ग होगा, पहला पद आपका प्रधान होगा, पहला पद आपका अव्यय होगा, वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होगा। सेकेंड नंबर पर आपको बताया कि द्विगु समास। और द्विगु समास में आपको बताया कि पहला पद जो होगा ना, पहला पद जो होगा वह संख्यावाची होगा। क्या दोस्तों, संख्या वाला पद होगा पहला पद। और सेकेंड वाला पद जो होगा ना, जो सेकेंड या उत्तर पद इसको बोलते हैं, यह पद प्रधान होगा। तो इसको आप लोग बोलेंगे द्विगु समास। अब देखेंगे हम आ जा रहे हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता पाई जाती है। ऐसे देखिएगा कि द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, इसमें दोनों पद, प्रथम पद और सेकंड पद, प्रथम पद सेकंड पद या पहला पद उत्तर पद, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसमें कोई आपका गौड़ नहीं होता, कोई आपका मुख्य नहीं होता, दोनों पद प्रधान होते हैं। और बीच में इनकी योजक चिन्ह लगा होता है। याद रखेंगे योजक चिन्ह, इसी को बोलते हैं क्या दोस्तों, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। याद रखेंगे दोस्तों, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह लगा होता है। अब देखेंगे कि द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद क्या होते हैं दोस्तों, प्रधान होते हैं। आपको बार बार ये चीज़ों बता रहा हूं कि इसको आप याद रखेंगे। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। यानी दोनों शब्द का अपना अलग अलग अर्थ होता है और विग्रह करने पर उनके बीच और यथा और तथा या अथवा एक जैसे योजक शब्दों का लोप हो जाता है या बीच में ऐसे योजक चिन्ह लगा होता है। ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे। जो आपका द्वंद्व समास होता है ना, 99%, मैं 99% की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 99% जो कंडीशन होती है जहाँ बीच में योजक चिन्ह आ जाए वहाँ पे आप लोग द्वंद्व समास मार लीजिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। जहाँ कहीं संख्यावाची आ जाए और सेकंड पद प्रधान हो जाए, वहाँ पे आप लोग संख्या की बात आ जाए ना बस दोस्तों, तो याद रखेंगे जहाँ कहीं संख्या की बात आ जाए वहाँ पे आपका द्विगु समास होगा, उसको मार लीजिएगा। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपका उपसर्ग जो चीज़ें आ जाए वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा, उसको अव्ययी भाव समास पर टिक कर लीजिएगा। ये सब आपके ट्रिक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अन्य जल, अन्य और जल, इसमें और शब्द आया ना, विभक्ति आपकी क्या आ रही है दोस्तों, और आ रही है। मैंने यहाँ पे और शब्द लिखकर बताया हूँ। माता और पिता, यहाँ भी और आ रहा। दिन और रात, राम कृष्ण, सुख दुख, दिन रात, माता पिता, अन्य जल, भाई बहन, राजा रानी, ऐसे जब चीज़ें आ जाती है ना दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका द्वंद्व समास होता है। और सब में देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा है। सब में देखिए दोस्तों इसमें योजक चिन्ह लगा है। सब में हर जगह पे देखेंगे दोस्तों आपका योजक चिन्ह लगा है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हर जगह पे आपका योजक चिन्ह लगा है। तो जहाँ कहीं भी योजक चिन्ह आए, दोनों पद प्रधान हो, वहाँ पे आपका क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे आप लोग बताइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करूं दोस्तों। बहुत से मेरे दोस्त या बहुत से मेरे साथी या बहुत से मेरी बहनों या भाइयों का रिक्वेस्ट होता है दोस्तों, कम से कम समय में सर वीडियो को ख़त्म करिए। लेकिन याद रखेंगे कम से कम समय मैं चाहता हूं, लेकिन कम से कम समय नहीं हो पाता। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ों को बताना कम समय में ज़्यादा ये अच्छा नहीं हो पाता है, या कम समय बता पाना ये मेरे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है दोस्तों। इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे देखिए माता और पिता, ठीक है, माता पिता ऐसे दे दोस्तों, तो आप इसमें कौन सा समास होगा आप क्या बताएंगे, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे दोस्तों। तो याद रखेंगे मैंने बताया ना कि इसमें योजक चिन्ह आता है या इसमें, और जब इसको आप संधि, इसको जब विग्रह में आप तोड़ेंगे, इसका जब आप संधि विच्छेद, जैसे संधि विच्छेद है, आप इसका विग्रह करेंगे तो यह कैसे टूटेगा, माता और पिता में टूटेगा, आपको पता है। तो बीच में और शब्द आ रहा है ना, तो ये चीज मान लीजिए आप नहीं जान रहे, बीच में योजक चिन्ह आ गया, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका द्वंद्व समास होगा। आपको ये भी नहीं पता है तो आप इस देखिए इसमें कौन सा पद प्रधान है। देखिए माता जो है ना, ये भी प्रधान पद है। और देखिए
आपका पिता जो है ना, ये भी आपका प्रधान पद है। तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो, पहला पद भी प्रधान और सेकंड पद भी प्रधान, मतलब पहला पद भी मुख्य है और सेकंड पद भी मुख्य है, वहां पे क्या होगा दोस्तों, आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। याद रखना। अब सुख दुख में आप किसको मान्यता देंगे? सुख भी आपका प्रधान पद है, दुख भी प्रधान पद है। राम कृष्ण में आपका राम भी प्रधान पद है, कृष्ण भी प्रधान पद है। दिन रात में दिन भी प्रधान पद है, रात भी प्रधान पद है। माता पिता में माता भी प्रधान पद है, पिता भी प्रधान पद है। अन्य जल में अन्य भी प्रधान पद है, जल भी प्रधान पद है। अगर आपसे पूछ दे दोस्तों भाई बहन में बता दो दोस्तों, तो भाई भी आपका प्रधान पद है और आपका बहन भी प्रधान पद है। तो याद रखेंगे जहां आप कहीं भी दोनों पद प्रधान हो तो उनको क्या बोलेंगे दोस्तों? तो दोनों पद प्रधान हो उसको हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। आशा करते हैं कि चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके आधार पर कुछ प्रश्नों को कवर करते हैं कि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो अवयव समास होता है वह आपका द्वंद्व समास होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास आपका संख्यावाची होता है, ये भी आपको याद रखते रहेंगे, ये चीज़ों को ध्यान देंगे क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में उपयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। याद रखेंगे घास भी आपका प्रधान पद है, फूस भी आपका प्रधान पद है, बीच में योजक चिन्ह लगा है और ऐसे जब कंडीशन बने तो वहां पे आपका द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धनुर्बाण, आपको पता है धनुर भी प्रधान पद, बाण भी प्रधान पद, बीच में योजक चिन्ह, जिसको अगर आप विग्रह भी करेंगे तो धनुर और बाण या धनुष और बाण में तोड़ सकते हैं, इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कतर व्योत में कौन सा समास होगा? दोनों कतर और व्योत दोनों आपके प्रधान पद है, बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो इसमें भी आपका क्या होगा दोस्तों? द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, दिन रात, आपको बताए भी हैं कि दिन रात में भी आपका क्या समास होगा? द्वंद्व समास होगा। आगे देखते हैं कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, आपको पता है ना दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे सुख दुख में आपका कौन सा समास है? तो याद रखेंगे सुख दुख दोनों आपके प्रधान पद हैं। याद रखेंगे सुख भी प्रधान है और दुख भी प्रधान है। और आपको बताएगा कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह आ जाए उसमें आपका द्वंद्व समास होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। द्विगु समास में आपका संख्यावाची होता है पहला पद और सेकंड पद की प्रधानता पाई जाती है। जो अव्ययी भाव समास में आपका उपसर्ग होता है पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है, उसको अव्ययी भाव समास बोलते हैं। कर्म धारा में विशेषण और विशेष्य होते हैं। सब चीज़ों को ध्यान रखते रहेंगे। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास की पहचान कैसे करेंगे दोस्तों? याद रखेंगे कर्मधारय समास की पहचान हम करते हैं कि कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरे पद की विशेष्य या विशेषता बताता हो, ठीक ना। जो पहला पद होता है ना, इसका मतलब दोस्तों आप लोग कुछ न जानिए, ये समझ जाइए। इसमें क्या होता है, कोई भी समास होगा इसमें उसमें कितने पद होंगे? दो पद होंगे। याद रखेंगे दो पद होंगे। अब इसमें क्या होता है ना कि पहला पद जो होता है ना वह विशेषण होता है और दूसरे पद की क्या बताता है दोस्तों? विशेषता बताता है, ठीक ना। दूसरे पद की क्या बताता है? विशेषता। अब देखेंगे नीलकमल, नीलकमल में आप लोग देखेंगे, नीलकमल में आपको मैं बता दूं, इसमें जो होता है ना, आपको एक चीज बता दूं, इसमें उत्तर पद की प्रधानता पाई जाती है। आपको लिखा नहीं गया है लेकिन ध्यान रखेंगे, उत्तर पद क्या होता है दोस्तों? इसमें प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। अब देखो, देखिए आप लोग, अगर इससे आप लोगों का काम नहीं बन रहा है तो आप लोग विशेषण और विशेष जैसी चीज़ों को यहाँ पे देखिए। अब देखिए नीलकमल, इसमें जो कमल है दोस्तों ना, कमल कैसा है? नीला है। तो कमल की क्या बता रहा है दोस्तों? विशेषण है, विशेषता बता रहा है कि नीला कमल है, नीला है जो कमल, ठीक ना। चरण कमल, याद रखेंगे जो कमल है ना वह जो जैसे कि जो कमल के समान चरण है, इसमें इसका जो अर्थ होगा निकल कर आएगा। महादेव, महान है जो देव, याद रखेंगे देव को क्या बता रहा है दोस्तों? महान बता रहा है। याद रखेंगे इनकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। चंद्रमुख, मुख पर के मुख चंद्र जैसा जिसकी मुख है, याद रखेंगे मुख की क्या बता रहा है दोस्तों? विशेषता बता रहा है। पीतांबर, याद रखेंगे पीला है जिसका अंबर, याद रखेंगे सॉरी पीला है अंबर, ऐसे दोस्तों इसको नहीं बोलेंगे, सॉरी, इस बात को ध्यान रखेंगे। पीला है जो अंबर या वस्त्र, अर्थात याद रखेंगे जो वस्त्र या जो आपका वस्त्र है ना वह कैसा है दोस्तों? पीला है। याद रखेंगे जो वस्त्र पीला है या वस्त्र पीला है, इसका मतलब यह है ना दोस्तों कि वस्त्र क्या बता रहा है दोस्तों?
विशेषता बता रहा है। तो जहाँ कहीं भी पहला शब्द की सेकंड पद की पहला पद विशेषता बताए वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। अगर आप कोई नील कमल पूछे तो कमल की विशेषता बता रहा है, चरण कमल ये भी कमल की विशेषता बता रहा है, महादेव में देव की विशेषता बता रहा है दोस्तों, वह देव में याद रखेंगे महान है उन्हीं को हम महादेव बोलेंगे, याद रखेंगे। चंद्रमुख में याद रखेंगे ये क्या कह रहा है दोस्तों, चंद्रमुख जो मुख की विशेषता बता रहा है। पीतांबर जो है ना दोस्तों याद रखेंगे ये वस्त्र की विशेषता बता रहा है, ठीक ना, पीला वस्त्र बता रहा है, ठीक ना, वस्त्रों की क्या बता रहा है दोस्तों, विशेषता बता रहा है। इसलिए यहाँ पे इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, विशेषण और विशेष्य होते हैं, पहचानने का तरीका है। चलिए इसके कुछ आप लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। चरण कमल में कौन सा समास होगा आपको बताए हैं, कमल के समान, याद रखेंगे कमल के समान जिसका पवित्र चरण हो उसको हम लोग चरण कमल बोलते हैं। और इसमें क्या दोस्तों, चरण की जो कमल याद रखेंगे, इसमें जो चीज़ें आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें आपका कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है तो गगनचुंबी है कि पाठशाला है कि श्वेत पत्र है कि नीलकंठ है, यही बताना है दोस्तों। तो जब आप इस सभी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है आपको यही बताना है। उत्तर पद प्रधान भी होना चाहिए, याद रखेंगे उत्तर पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। और जो आपका उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद क्या हो दोस्तों, प्रधान हो, इसमें जो आपका पहला पद हो ना वह दूसरे पद की क्या बताता हो, विशेषता बताता हो। अब देखेंगे आपसे पूछे नीलकंठ, नीलकंठ में समास नहीं होता है, नीलकंठ में अभी बताऊंगा बहुब्रीहि समास होता है। नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव, तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, इसको मैं नहीं बताऊंगा। आप देखेंगे श्वेत पत्र क्या होता है, श्वेत पत्र याद रखेंगे पत्र की क्या बता रहा है दोस्तों, विशेषता बता रहा है, याद रखेंगे पत्र की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ये चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे पाठशाला, तो याद रखेंगे पाठशाला, पाठ के लिए शाला या पढ़ाने के लिए जो शाला है उसको पाठशाला बोलते हैं। गगनचुंबी याद रखेंगे गगन को चूमने वाला, ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ये सब चीज़ें अभी मैं आपको कवर कराऊंगा, लेकिन अभी मैं इसने एग्जाम्पल को ना बता दूं जिससे आपका ये जो चीज़ें है ना वो इतने रिविजन को प्रभावित करे, ठीक है। तो याद रखेंगे कर्मधारय समास का उदाहरण आपका श्वेत पत्र होगा। यहाँ पे पत्र की विशेषता बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो उसको हम लोग कर्मधारय समास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नील गाय, याद रखेंगे नीली गाय, इसका मतलब अर्थ यही होता है कि नीली गाय, याद रखेंगे गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है दोस्तों, नीली है। और जो गाय है ना उत्तर पद प्रधान है, गाय जो है दोस्तों प्रधान पद है और इसकी विशेषता बता रहा है पहला पद, याद रखेंगे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कमल नयन, याद रखेंगे इसमें आग की विशेषता बता रहा है, तो याद रखेंगे इसमें आपका कर्मधारय समास होगा। आगे देखते हैं, आगे अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में होता क्या है, बहुब्रीहि समास में इसमें ना पहला पद प्रधान न सेकंड पद प्रधान, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और इसमें कोई जो अर्थ जो तीसरा पद होता है ना वो प्रधान होता है या तीसरे पद के प्रधानता की ओर संकेत किया जाता है। चलिए देखते हैं इसके डेफिनेशन कि बहुब्रीहि समास, समास का बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें पूर्व पद उत्तर पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता है। याद रखेंगे प्रश्न ये भी बन सकता है किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। कहाँ पे दोस्तों, तो तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और वही तीसरा पद क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है। इसमें तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती है, ये याद रखेंगे। और इस समास के विग्रह करने पर एक नया विशेष अर्थ निकलता है और इसी को ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे नीलकंठ में पूछे कौन सा समास है, तो नीलकंठ का जब इसको आप लोग विग्रह करेंगे तो नीला है कंठ जिसका, याद रखेंगे इसका अर्थ ये होगा कि नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव के बारे में कर रहा है, तो इसमें जो प्रधान पद हो जाएंगे वो शिव जी हो जाएंगे, ठीक है। लंबोदर में कौन सा समास होगा, लंबा है जिसका उदर अर्थात भगवान गणेश, तो गणेश इसमें प्रधान पद किसकी हो जा रही है दोस्तों, तो गणेश जी की हो जा रही है, याद रखेंगे। न लंबोदर में किसी पद की प्रधानता नहीं है, इसमें किसकी प्रधानता पाई जा रही है दोस्तों, तो इसमें आपका लंबोदर में आपका गणेश जी की प्रधानता पाई जा रही है। ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं पीतांबर,
पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, याद रखेंगे इसमें कृष्ण की प्रधानता पाई जा रही है। यहाँ पे त्रिलोचन, 3 आँखें हैं जिसके अर्थात शिव, इसमें आप लोग शिव भगवान की प्रधानता पाई जा रही है। चतुर्भुज, 4 भुजाएं अर्थात जिसकी विष्णु, याद रखेंगे। इसमें जो होता है ना पहला पद प्रधान है, ना सेकंड पद प्रधान है, इसमें तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती है। और यह बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है दोस्तों, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो पूछता है ना वह आपका द्विगु समास पूछता है, याद रखेंगे। द्विगु समास सबसे ज़्यादा पूछता है। द्विगु समास को याद रखेंगे, पहला पद संख्यावाची और सेकंड पद उत्तर पद प्रधान, याद रखेंगे। और द्विगु समास और द्वंद्व समास दोनों बहुत पूछता है। द्वंद्व समास बीच में आपका योजक चिन्ह लग गया, दोनों पद प्रधान हो गया, द्वंद्व समास हो गया, ठीक ना, याद रखेंगे इस चीज़ें। अव्यय भाव समास आपका पहला पद उपसर्ग और अव्यय और वही शब्द प्रधान, आपका अव्यय भाव समास हो गया। आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में आपको बताएं इसमें विशेषण और विशेष्य पाए जाते हैं। इसमें जो पहला पद होता है दूसरे पद की विशेषता बताता है, कर्मधारय समास हो गया। ऐसे ट्रिक के माध्यम से हम पहचान कर लेंगे आसानी से, ठीक है। वज्रपाणी, वज्रपाणी में कौन सा समास होगा यही बताना है दोस्तों, आप लोग देखेंगे। और वज्रपाणी में समास आपका पता है ना, बहुब्रीहि समास होता है। कौन होता है दोस्तों इसमें? वज्रपाणी में आपका बहुब्रीहि समास होता है। वज्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु की बात करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है अर्थात उसमें तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद की प्रधानता पाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, पित है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, इसमें कौन सा समास होगा आपको पता है दोस्तों? पीताम्बर में किस कोई भी पद प्रधान नहीं है। इसमें प्रधान पद कौन है दोस्तों? तो इसमें प्रधान पद आपके विष्णु जी हैं, तो याद रखेंगे इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा। चंद्रशेखर में आपका कौन सा समास होगा आपको पता है दोस्तों? चंद्रशेखर में भी आपका बहुब्रीहि समास होगा। चंद्रशेखर, चंद्र जिसके चंद्र पे है, जिसके शिखर पर है चंद्रमा, ऐसे बोलते हैं दोस्तों, जिसके शिखर पे है चंद्रमा या जिसके सर पे है चंद्रमा अर्थात भगवान शिव की बात कर रहा है, तो याद रखेंगे इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 मुख, 10 मुख याद रखेंगे, 10 है जिसके मुख अर्थात रावण की बात कर रहा है, तो 10 मुख में क्या होगा दोस्तों? इसमें कोई पद प्रधान नहीं है। और 10 मुख किसके पास है दोस्तों? तो इसमें रावण के पास है, तो रावण आपका प्रधान पद है। और इसमें आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आपका है नहीं ऑप्शन में, इसलिए इसको याद रखेंगे। इसमें आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये बात को याद रखेंगे और इस चीज़ों को याद रखेंगे, बहुब्रीहि समास होगा। यह मिस टाइपिंग है दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा। 10 मुख इसको बोलते हैं, 10 हैं जिसके मुख अर्थात रावण के 10 मुख कहे जाते हैं, और यह रावण को इसमें प्रधान पद माना जाएगा। और जिसमें आपका प्रधान पद न पहला पद हो न दूसरा पद हो, इसमें जो आपका तीसरे पद की ओर प्रधान संकेत करता है उसमें आपका बहुब्रीहि समास होता है, और इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास, और ये लास्ट समास है कि तत्पुरुष समास होता क्या है। तो तत्पुरुष समास में जो होता है ना दोस्तों, इसमें दूसरे पद प्रधान पाए जाते हैं, इसमें दूसरे पद की प्रधानता पाई जाती है, और पहला पद क्या होता है दोस्तों? गौड़ होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिएंगे, यहाँ पे बताया भी गया है कि ऐसा समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, और पहला पद क्या होता है दोस्तों? पहला पद गौड़ होता है, याद रखेंगे। पूर्व पद जो होता है गौड़ होता है, याद रखेंगे, और दूसरा पद की प्रधानता पाई जाती है। और इसके बीच में विभक्ति का क्या होता है दोस्तों? विभक्ति या कारक चिन्हों का क्या होता है? लोप होता है। किसका दोस्तों? कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे देखेंगे राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजा का पुत्र, यहाँ पे देखेंगे कारक चिन्हों का लोप, यहाँ पे विभक्ति का लोप, यहाँ पे देखिए का है ना दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा, याद रखेंगे। इसकी पहचान करनी है दोस्तों, तो कारक विभक्ति का लोप होगा पहली बात, उत्तर पद प्रधान होगा ये सेकेंड बात, और पूर्व पद क्या होगा? गौड़ होगा, ये भी बात याद रखेंगे। अब देखेंगे राजपुत्र में राजा का पुत्र, इसमें भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। कर्मवीर में आपका कर्म में वीर, याद रखेंगे आपका यहाँ पे तत्पुरुष समास। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास। स्वर्ग को प्राप्त, आपको पता है स्वर्ग प्राप्त में आपका तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास। भूख मरा में आपका याद रखेंगे भूख से मरा, याद रखेंगे भूख से मरा आपको क्या बोलते हैं? भूख मरा बोलते हैं, और इसमें भी आपका तत्पुरुष समास। भूमि का दान जिसको भूदान बोलते हैं, भूदान में भी आपका तत्पुरुष समास। समास की पहचान करने के लिए आपका सही सही समास विग्रह होना चाहिए। अगर आप इस शब्दों को अर्थों में तोड़ ले रहे हैं तभी आप समास का सही सही आंसर बता पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जलमग्न, जिसको आप लोग तोड़ेंगे तो जल से मग्न होगा, और जल से मग्न का मतलब बीच में आपका कारक चिन्ह आ रहा है से, और से आ गया तो ये तत्पुरुष समास होता है, और इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, याद रखेंगे अकाल से पीड़ित, यहाँ पे अकाल से पीड़ित तोड़ेंगे तो हो जाएगा, याद रखेंगे। अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? जब इसका विग्रह करेंगे तो
काल से पीड़ित, और से आपका जो कारक चिन्ह आ रहा है तो इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हस्तलिखित जिसको बोलते हैं हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित उसको बोलते हैं हाथ से लिखा हुआ, बीच में से आ रहा है दोस्तों, इसमें भी आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धनहीन में धन से हीन, याद रखेंगे धन से हीन, और इसमें भी से आ रहा है, और आप इसके में क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आज की वीडियो में आप लोगों को समाज से सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, और इसके लिए मैं आपको एक जगह पे लेकर आऊँगा दोस्तों, जिसको आप लोग बोलते हैं मैराथन क्लास। और मैराथन क्लास में आपके समाज के या अन्य सभी हिंदी के टॉपिक होंगे, जिसमें आप लोग आसानी से इसको कवर कर लेंगे। और आज की वीडियो बस इतना ही, दीजिए।